नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं अपने फील्ड गेहूं की फसल के पास। हम आपको बताएंगे क्योंकि हमने पूरा ये गेहूं जो बोया हुआ है उसके मेजर 3 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और बुआई तो हम कर चुके हैं जिसमें धान की पराली नैनो और पहले पानी के पश्चात कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, इन पर बात करेंगे। पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें कि गेहूं की प्रजाति ये जो बोई गई है ये DBW 303 है। और DBW 303 की प्रजाति में टिलर्स हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने पूरा सुपर सीडर से इसको बोया हुआ था कि सुपर सीडर से बोने से क्या फायदे हैं और बीज दर क्या पड़ती है, ये भी हम आपको बता दें। हमने 8 किलोग्राम बीघा या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ गेहूं का बीज डाला हुआ है और वहीं करीब 50 किलो DAP प्रति एकड़ के अनुसार से डाली हुई है। इसमें ये रिकमेंडेड डोज है, उसके तहत वह देख लीजिए आज के डेट में हमारे फील्ड का जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ है। ये बड़ा क्षेत्र है इसलिए कई दिनों तक इसकी बुआई चली थी, तो यानी 14 से हम 21-22 तक बुआई किए थे। और आप देख सकते हैं कि जर्मिनेशन की स्टेटस क्या है, जर्मिनेशन कैसा है। और यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे, जो किसान भाई कहते हैं ना कि उनके धान वाले खेत में पराली बिना जलाए खेत तैयार नहीं होता है, ऐसे सभी किसानों को हम दिखाना चाहेंगे कि हमने पराली जलाई नहीं है। और ये देखिए कि सारे उसमें धान के जो उसका पुआल है वो उसमें पड़ा हुआ है। उसको मैंने पहले इस पर चॉपर से करा दिया था, कंबाइन हार्वेस्टिंग से कटाया था। कंबाइन हार्वेस्टिंग में SMS लगा होता है, SMS लगी हुई मशीन से ही धान की कटाई कराएंगे तो उसमें जो ये भूसा वाला पराली है वो पूरी क्रश कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। उसके बाद जुताई करके आप अच्छे से बुआई कर सकते हैं। देखिए पूरी लाइन की लाइन आपको दिखाई देगी पूरे क्षेत्र में, आपको कहीं पर भी ये नहीं महसूस होगा कि आपने पराली लगाई थी और उस पराली को जलाना पड़ा, पराली पोल्यूशन बढ़ा। पोल्यूशन जैसी स्थिति आपको कहीं भी दिखाई दे रही हो तो उसके लिए हम कितना सहयोग किए हैं इसमें देखिए। और ये हमें हमारे फसल के लिए अभी सड़ जाएगी और बायोडिकम्पोज होकर हमारा जमीन का बायोमास भी बढ़ेगा। बायोमास बढ़ेगा तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारा गेहूं का उत्पादन, अन्य फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। ये देख लीजिए। और कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि इतने बड़े क्षेत्र में आप अगर किसी भी स्थिति में लगे आपको कि बिना उसके कैसे संभव है। दोस्तों 2 चीजें हमने बता दी, बुआई कैसे करी है और कैसे की है, कितनी की है, बीज की मात्रा बता दी आपको। और अब इसमें ध्यान ये रखना है कि रख रखाव क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमें अब हमारे फील्ड में पानी भी लग रहा है, पानी लगना शुरू हो गया है, जिससे कि अब ये एक स्टेज ऐसी होती है जिस पर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। अगर यहाँ पर आप सावधान नहीं रहे तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जो 21 से 30 दिन की फसल होती है, 21 से 40 दिन के बीच जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अच्छा गेहूं उत्पादन करने के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा गेहूं पहला पानी 21 दिन पर स्टार्ट हो गया है। ये 8 दिसंबर को अभी
बारिश हो गई थी, जिससे कि हमारा लगातार पानी चालू भी हो गया है। अब ये देखिए हमारे फील्ड में एकदम खेती में पानी लगाने तैयार है। और सावधानी रखने वाली बात ये मैंने आपको बताया ना कि 21 से 40 दिन, 20 से 40 दिन, जो 20 दिन का गैप है, इस समय में अगर आप होशियारी दिखा दिए तो आपकी फसल इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे। आश्चर्यचकित इसलिए रहेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हमने कहीं बीज ज़्यादा नहीं डाला है, ना हमने खाद ज़्यादा डाली है, ना हमने और कोई क्रिया की है, लेकिन 20 से 40 दिन के बीच वाली जो क्रियाएं इसमें होती हैं, इंटर कल्टीवेशन जो किया जाता है, उसको अगर सावधानी से आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ बेहतर सीख गए हैं। सिखाने के लिए ये वीडियो मेन रूप से मैं शुरुआत से बना रहा हूँ, और आपको लगेगा कि भी उत्पादन इसमें कभी भी कहीं भी गिरना नहीं चाहिए। जो लोग मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, मैं पूरी तरह से मशीन का प्रयोग करता हूँ, और आपको अच्छी फसल देने की कोशिश भी करता हूँ। अच्छा ज्ञान मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको दो चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए अभी तक की स्थिति में: बुआई का समय, बुआई की विधि, और बुआई का साधन। बुआई का समय, बुआई की विधि, बुआई का साधन, ये बहुत महत्वपूर्ण 3 कदम होते हैं शुरुआत में गेहूं की बुआई के लिए। और उसके बाद जो इंटर कल्टीवेशन व्यवस्था की जाती है, ध्यान रखा जाता है हमारे गेहूं की फसल के बीच में, वो 20 से 40 दिन के बीच का है। 20 से 40 दिन के बीच के गेहूं को आप सावधानी ये रखेंगे कि अगर आप जहां पर भी अपने खेत बोए हुए हैं, प्रयास ये करें कि 30 नवंबर तक बुआई आपकी हो जानी चाहिए। 30 नवंबर के बाद अगर आप बुआई करते हैं तो आप वो जो रेगुलर प्रजाति है उसको न बोकर शॉर्ट ड्यूरेशन वाली प्रजाति बोएंगे। हम आपको बताएंगे इसमें कि अब क्या करना है। आपने पानी जल लग रहा है, पानी लगने के बाद ही आपको इसमें देख लेना है कि आपके बीड्स हैं, अगर घास खास खरपतवार घास है या नहीं है। तो अगर कुछ भी है तो उसमें देख डालना चाहिए। दूसरे आप देखेंगे कि ना सल्फर की स्थिति कैसी है, सल्फर की पत्तियों को देखना, नाइट्रोजन की मतलब पहचान करना। अब नाइट्रोजन की पहचान और सल्फर की पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, सल्फर जो भी है, सल्फर आपको दिखाई देगा कि नई पत्तियों पर पीलापन आ रहा है। सल्फर जो है वो नई पत्तियों पर पीलापन आता है, नाइट्रोजन पुरानी पत्तियों से पीलापन स्टार्ट लाता है। और अब आप इतना, और जब खेत एकदम पीलापन पड़ने लगेगा तो आपको लगेगा कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, जबकि एक्चुअल में उसमें सल्फर की कमी होती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इसी 20 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है, उसी बीच में ये सल्फर की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसकी विधि जो है डालने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी लगने के पश्चात आप बीडीसाइड का प्रयोग करेंगे। जो भी आप यूज करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरान है, मेटसल्फोसल्फ्यूरान है, या टोटल है, जो भी है उसको आप जो भी प्रयोग करते हैं उसका आप प्रयोग कर लीजिए। और प्रयोग करने के पश्चात उसमें आप यूरिया का स्प्रे करेंगे, या यूरिया आप उसमें डालेंगे कि सल्फर और जिंक का भी प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि मेजर तत्व के साथ साथ ये जो हमारे सेकेंडरी द्वितीयक तत्व हैं, ये तत्व भी अब मेजर होते जा रहे हैं। मैं उसमें आप सबको ये बता देता हूँ कि हम यूरिया डाल दें, यूरिया के साथ साथ सल्फर और जिंक। ध्यान रहे, सल्फर और जिंक का स्प्रे करना चाहिए, न कि यूरिया के साथ मिलाकर फेंक देना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं कि जो यूरिया के साथ मिलाकर फेंक देते हैं, वो ठीक नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर आप सल्फर की कमी को दूर करना चाहते हैं, सल्फर की स्थितियां मेंटेन करना चाहते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो यूरिया के साथ साथ सल्फर को
प्रयोग करना होगा। सल्फर डालने से आपकी फसलें इतना अच्छा हो जाएगा, दाना इतना अच्छा चमकीला हो जाएगा। और जो टिलर्स हैं, मेजर में होता है टिलर्स, ये 20 से 40 के बीच जितनी अच्छी टिलरिंग होती है उतनी अच्छी टिलरिंग फिर 40 दिन के बाद टिलरिंग नहीं होती है, वो ग्रोथ बढ़ती है। इसलिए बढ़वार टिलरिंग के समय ये चीज आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो मिक्स करके करना है तो 3 किलोग्राम यूरिया प्लस 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला 40 से 45 दिन से पूर्व इसको 100 लीटर पानी में छिड़काव कर दें। अगर आप सल्फर करते हैं, सल्फर को करना ही चाहिए। सल्फर 3 किलोग्राम सल्फर 80% वाला या 90% वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे कर दें, जिससे कि आपके सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। मैं किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि अच्छी फसल पाने के लिए आपको बेहतर करना होता है। ये देखिए पानी बरस गया था, उसके पश्चात ये जो फसल है वो हमारी कितनी अच्छी लग रही है। और जैसे ही इसमें अभी पानी लगने के बाद यूरिया वगैरह पड़ेगी तो और एकदम ग्रोथ आएगी और इसके टिलर्स इतने होंगे कि ये भर जाएगा। बीज भी करने उतना ही डाला गया है जितनी आवश्यकता होती है। हाँ, एक चीज हम और आपको बता दे रहे हैं। एक 2 एकड़ का प्लाट है, उसमें हम नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे और कोई भी प्रयोग उसमें यूरिया अलग से नहीं डालेंगे। उसका हम जब स्प्रे करेंगे तो जरूर आपको दिखाएंगे। उस फील्ड का चयन किया है जो फील्ड 2 एकड़ की है। 2 एकड़ में हम पूरी तरह से नैनो का प्रयोग करेंगे। नैनो का प्रयोग इसलिए करना चाहते हैं कि जो किसानों का भ्रम है कैसे दूर हो, उसकी स्टेज को हम पूरा करेंगे, इसलिए हम उसमें नैनो का प्रयोग करेंगे। तो नैनो यूरिया का भी एक अच्छा संसाधन भी बन जाएगा दिखाने के लिए कि हम नैनो उसमें प्रयोग कर रहे हैं। और उसको हम दिखाएंगे भी, जो किसान चाहते हैं देखने के लिए तो मेरा वीडियो जरूर देखें। और सल्फर की कमी मैंने लगाया हुआ है, जरा ये देख लीजिए आप। सल्फर कमी होगी तो ये चीज कमी होगी। और इस तरह से आपकी फील्ड देखिए बीच में पैच है वैसे